Hello students, let us start with the next topic of chapter solution. Next topic बचे आता है vapor pressure of liquid solutions. Vapor pressure of liquid solutions. ये liquid solutions अब हमने इसमें study करने हैं जिसमें solute और solvent दोनों liquid होंगे और दोनों volatile होंगे. Vapor pressure को study करना है ना, दोनों volatile होंगे. तो vapor pressure of liquid in liquid solution मतलब solute and solvent both will be लिक्विड एंड वॉलेटाइल. ठीक है, इसमें हम लेट इट बी एक वेसल लेते हैं, उसमें कंपोनेंट एक डाला, जो एक सॉल्वेंट डाला उसको 1 कह दिया, देन सॉल्यूट डाला कंपोनेंट 2 कह दिया, तो दोनों वॉलेटाइल है और वेसल को क्लोज कर दिया. अब क्या होगा, ये वेपोराइज होंगे, इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे. ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट एक करेगा, पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 2 करेगा, पार्शियल 1 करेगा, पार्शियल 2 करेगा. तो पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट 1 है इसको हम P1 कह दें. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो इसको चलो P1 कह देते हैं. जो P1 प्रेशर जो पार्शियल कंपोनेंट 1 कर रहा है और जो कंपोनेंट 2 पार्शियल प्रेशर करता है इसको P2 कह देते हैं. तो अब मुझे ये बात बताओ कि दोनों ही कंपोनेंट प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, P1 प्लस P2. ठीक है ना, टोटल प्रेशर आ जाएगा. अब पार्शियल P1 और कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर P2 कंपोनेंट जब प्रेशर बिल्ड करते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है जबकि एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज. वेपर फेज वेपराइज हो रहा है, वेपर फेज बन रहा है, एक लिक्विड फेज बन रहा है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज. और वो जो स्टेट होती है उस टाइम पर हम टोटल प्रेशर कैसे काउंट करते हैं, प्रेशर बिल्ड बाय कंपोनेंट 1 एंड प्रेशर बाय कंपोनेंट 2. तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, P1 प्लस P2. अब इसको कैसे लिखना है, इसको साथ साथ स्टडी करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ये स्टोरी मैंने बताई है, इसी को ही अब हमने एक्सप्लेन करना है. जिसने ये समझ लिया इसको अपने आप से खुद से लिख सकता है, बहुत आसान. Let us consider binary solution of two volatile liquids and denote two components as 1 and 2. अब एक बाइनरी सॉल्यूशन लेना है बेटा. बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट वाला. ठीक है, और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे. दोनों क्या होंगे, वॉलेटाइल लिक्विड्स. ठीक है ना, वॉलेटाइल लेने हैं, वेपोराइज होते हैं जो. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and liquid phase. Vapor phase liquid phase का एक equilibrium आ जाएगा कि अब जो है जब टोटल प्रेशर उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑन कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑन कंपोनेंट 2. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था ना, पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन. P1 का पार्शियल प्रेशर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन. P2 का भी P2 के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. ये हमने पीछे स्टडी भी किया था. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ओके, तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या कहता है, ये बात है 1886 की. 1886 में रोल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को स्टेट किया. इसको रोल्स लॉ कहते हैं. तो रोल्स लॉ ने वही बात जो हेनरी ने कही थी उसी से ही लिंक्ड बात इसने करी है, पर इसने इंडिपेंडेंट वर्क किया था जिसमें यही कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, है ना. तो जब हमने पार्शियल प्रेशर स्टडी किया था तो उसमें भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा था तो हमने क्या लगाया था, के एच था ना. दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट कहा था. पर ये अब रोल्स लॉ करते हैं तो इसने जो कांस्टेंट बताया दैट वाज P1 नॉट. P1 नॉट is what, it is also a constant but it is a vapor pressure of pure component 1. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर. उसी तरह से अगर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 P2, तो ये भी
P2 naught, this is the vapor pressure of pure component 2. जो प्योर कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर है उसको बोलते हैं P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2. ठीक है, तो ये इट इज़ वेल रिलेटेड टू हेनरीज लॉ. तो हम इसको रॉल्ड्स लॉ को ये भी कहते हैं कि रॉल्ड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. ये स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ भी है क्योंकि दोनों की बात वही थी कुल मिलाकर के. एज पर रॉल्ड्स लॉ P1 इज इक्वल टू Chi1 प्लस P1 नॉट. ये रॉल्ड्स लॉ ने वही जो मोल फ्रैक्शन और P1 नॉट क्या है, ये उसका कांस्टेंट है. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन कंपोनेंट. ठीक है, तो P2 होगा तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2. ठीक है, यहाँ P1 है तो वन कंपोनेंट है. तो हेनरी ने भी यही बात करी. ठीक है, हेनरीज लॉ में भी ये कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड KH इज डायरेक्टली, यहाँ पर ये कांस्टेंट था, यहाँ ये कांस्टेंट लग गया. कांस्टेंट ही है, वही बात, सेम बात कह रहे हैं. ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH डिफर्स फ्रॉम P1 नॉट. बस वही है, इनके कांस्टेंट अलग अलग थे, बात वही कही है. दस रॉल्ड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. ठीक है, इन विच KH becomes equal to P1 naught. KH becomes equal to P1 naught. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ऊपर से ये लो, पहले इसको कर लो, नोट डाउन इन योर कॉपी. इट वुड बी easy for you to prepare. Okay, let us come to the next topic. स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चे, आगे चलते हैं. तो अब करते हैं बात डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पहले तो हमने रॉल्ड लॉ और हेनरी लॉ किया जिन्होंने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने टोटल प्रेशर की बात की कि टोटल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 होता है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, total pressure P total over the solution phase in a container will be sum of the partial pressure of components of the solution. दोनों pressures के बराबर होता है and is given by P partial किसके बराबर हुआ, P1, P total किसके बराबर हुआ, P1 प्लस P2. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज, अब P1 किसके बराबर था, P1 नॉट X1. रॉल्ड्स लॉ ने कहा था ना, उसने वही चीज़ उसकी वैल्यूज इसमें पुट करी. मतलब P1 में रॉल्ड्स लॉ की वैल्यू पुट करी, वो क्या थी, P1 नॉट X1, यही थी. ये देखो इधर, अभी मैंने जो बताया ये था ना. P1 क्या है, P1 नॉट X1. P2 क्या है, P2 नॉट X2. अब ये टोटल प्रेशर में P1 और P2 को ऐसे ही प्लस किया, बिल्कुल डाल्टन्स लॉ में उसने सिंपल ये P1 P नॉट में ये वैल्यूज डाल दी, P1 नॉट X1, P2 नॉट X2. ठीक है, हमें ये पता है कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1. राइट, तो Chi1 किसके बराबर हुआ, 1 माइनस Chi2. ठीक है, तो यही अब हमने वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है. अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, अब हम वही इक्वेशन को आगे लेके जा रहे हैं. P टोटल क्या था, P1 यही था ना, P1 नॉट Chi1 है ना, P2 नॉट Chi2, और P1 में Chi1 की वैल्यू ये हमने पुट कर ली, 1 माइनस Chi2. अब यहाँ Chi1 की बजाय ये लिख सकते हैं 1 माइनस Chi2. ठीक है, तो इसमें अब ये वैल्यू इसमें लगा दी, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया P1 नॉट आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया P1 नॉट Chi2 आ गया, प्लस P2 नॉट Chi2. ठीक है, ये आ गया सेम एज इट इज़, सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चे. उसके बाद P1 नॉट, अब ये दोनों में कॉमन है Chi2 हमने सेपरेट कर दिया, क्या बचा अंदर, अब ये माइनस है ना तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आओ, P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2. ठीक है, बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है ये. इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट. तो
अब ये इक्वेशन जो हमें मिली है, इससे इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं? इससे पहला कंक्लूजन तो ये होता है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अब देखो, इसमें हमने कुल मिला के जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट के ऊपर जो टोटल प्रेशर वो डिपेंड कर सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि P1 P2 दोनों के कंबाइन में आ रहा है ना, तो टोटल प्रेशर अगर किसी एक कंपोनेंट के ऊपर वो किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर सकता है। अब यहाँ हमने काई 2 करा है ना, तो काई टू के ऊपर रिलेट किया, ठीक है। उसी तरह से हम काई 1 के ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब टोटल वेपर प्रेशर में अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ओनली वन कंपोनेंट कैन बी यूज्ड इन इट ना। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट जो है वो टोटल प्रेशर को बता सकता है। मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल प्रेशर। सेकेंड पॉइंट है कि टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लीनियरली इंक्रीज होता है, जैसे ये ग्राफ में दिखाया हुआ है, इधर देखो ध्यान से, एक मिनट। अब इसमें काई 1 0 है, जैसे 0 से ये 1 पे जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली मतलब इंक्रीज हो रहा है। इधर काई 2 की बात करो, अगर ये काई 2 में 0 में है तो जैसे ये काई 2 से काई 1 आ रहा है तो ये वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इधर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल प्रेशर over the solution decreases with the increase of mole fraction of component 1। तो टोटल प्रेशर ये शो कर रहा है टोटल प्रेशर, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन इट डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के ऊपर वो डिपेंड करता है टोटल प्रेशर। तो थर्ड पॉइंट क्या बना, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2। जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 एंड 2 है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, राइट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P total is P1 naught and maximum value is P2 naught, means component 1 is less volatile than component 2, that is P1 naught is less volatile than component 2, right। तो बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।